Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आरबीएससी साइकोलॉजी क्लास 11 जो आपके चला रखी है उसमें क्लास नंबर ये 16 है और आज चिंतन के मूल तत्वों के बारे में, मानसिक प्रतिमा के बारे में, फिर तर्कना के बारे में, समस्या समाधान के बारे में और निर्णयन के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और साथ ही एमसीक्यूज जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उन प्रश्नों का टेस्ट भी इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा, तो उस टेस्ट को ज़रूर दें ताकि आप इस वीडियो के अंत में वो 10 प्रश्न लिए गए हैं जो आज पढ़ेंगे, वही 10 प्रश्न यहाँ से लिए गए हैं, तो उनको ज़रूर देखें मित्रों, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो वो कितना याद रहता है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये पूरा मैटर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है आपका चिंतन के मूल तत्व। तो टॉपिक डाल लीजिए चिंतन के मूल तत्व। जो चीज़ें आपको लिखवाने की रहेगी मैं आपको लिखवा दूंगा। तो चिंतन के मूल तत्व के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले, चिंतन हमारे पहले से विद्यमान ज्ञान पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, लिख लीजिए इसको कि चिंतन किस पर निर्भर करता है? हमारे पूर्व ज्ञान, जो हमारे अंदर पूर्व ज्ञान है उस पर चिंतन निर्भर करता है। मतलब पूर्व ज्ञान के आधार पर ही चिंतन किया जाता है। लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे ज्ञान का प्रतिनिधित्व मानसिक प्रतिमा या शब्द के रूप में निरूपित होता है। देखिए, या तो मानसिक प्रतिमा आपके अंदर बनी रहेगी या फिर शब्द आपके अंदर कोई चीज़ रहेंगे आपका पूर्व ज्ञान के आधार पर, जिसके आधार पर आप चिंतन करोगे। लोग प्राय मानसिक प्रतिमा या शब्द के माध्यम से सोचते हैं। अब देखिए, मानसिक प्रतिमा क्या होती है ये आगे बताने वाला हूँ। अब शब्द के माध्यम से मतलब शाब्दिक रूप से किसी चीज़ को आप सोचते हो तो वही शब्द के माध्यम से सोचना हो गया। मान लीजिए हम रेल मार्ग से या उस स्थान की यात्रा कर रहे हैं जहाँ हम पहले गए थे। हम मार्ग एवं अन्य जगहों के दृष्टि प्रतिनिधान का उपयोग करेंगे। सर्वप्रथम हम मानसिक प्रतिमा पर विचार करेंगे और फिर मानव चिंतन के आधार के रूप में संप्रत्यों का वर्णन करेंगे। तो साथियों, दो चीज़ें होती है चिंतन में, या तो मानसिक प्रतिमा, इसका आप इसके आधार पर आप चिंतन करते हो, या फिर शाब्दिक आधार पर आप चिंतन करते हो। तो देखिए मित्रों, अब पढ़ने वाले हैं कि मानसिक प्रतिमा होती क्या है। तो आपको सबसे पहले टॉपिक डालना है इसमें लिखने से पहले, मानसिक प्रतिमा। बहुत ही अच्छी तरह से और सरल शब्दों में आपको ये मैं उदाहरण सहित समझाने वाला हूँ। साथियों, चिंतन में प्रतिमा का अधिक महत्व है। देखिए, चिंतन आप जो चीज़ का करते हो उसमें जो आपके पहले की जो प्रतिमा बनी हुई है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब भी हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो गत अनुभूतियों कुछ प्रतिमा के रूप में आकर या उस समाधान में मदद करती है या बाधा पहुंचाती है। तो देखिए, आप किसी चीज़ पर चिंतन कर रहे हो, सपोज कीजिए आपके सामने कोई समस्या आ जाती है। अब आपका जो पूर्व ज्ञान है, आपने उस चीज़ के बारे में जो आपने प्रतिमा बना रखी है, या तो वो वहाँ पर मदद करेगी या यहाँ पर वो समस्या उत्पन्न कर देती है। तो मित्रों, प्रतिमा का सीधा सा मतलब ये निकल जाता है कि आपने किसी चीज़ के बारे में पूर्व धारणा क्या बना रखी है। प्रतिमा किसे कहते हैं? देखिए, मॉर्गन किंग तथा रॉबिन्सन 1981 के अनुसार, नोट करके लिखना है आपको यहाँ पर, मॉर्गन किंग तथा रॉबिन्सन 1981 के अनुसार सामान्यतः गत अनुभूतियों की कुछ विशेषताओं के पृथक्करण को प्रतिमा कहा जाता है। देखिए मित्रों, गत अनुभूतियाँ मतलब जो आपने पहले अनुभव किया है उनकी कुछ विशेषताओं को आपने अलग कर लिया, पृथक कर लिया, उसको ही प्रतिमा कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि अनुभूतियों की कुछ खास विशेषताओं को जब हम मानसिक रूप से अलग करने में समर्थ हो जाते हैं तो इसे ही हम प्रतिमा कहते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दे रखा है, उदाहरणार्थ आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि मानसिक प्रतिमा होती क्या है। कल पार्टी में अपने मित्र के विचित्र वेशभूषा को याद किया या गुणों को मस्तिष्क में जब हम लाने में समर्थ हो पाते हैं तो उस गुण या विशेषता को ही प्रतिमा की संज्ञा दी जाती है। देखिए, आप कहीं पर शादी पार्टी में गए, अब आपका कोई मित्र है, वहाँ पर वो कुछ विशेष प्रकार की ड्रेस पहन के आता है। अब अगर आपने उस चीज़ को ध्यान में रख लिया
कि यार वो कुछ अलग ही कपड़े पहन कर आया था, उस चीज़ को आपने, कुछ विशेष चीज़ को आपने नोटिस कर लिया, तो आप उसको ही मानसिक प्रतिमा कहोगे। क्लियर है सभी के? नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आगे। इसमें चिंतन में प्रतिमा के महत्व को दिखवाने के लिए कई प्रयोग किए गए हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनसे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि चिंतन में प्रतिमाओं का काफ़ी महत्व। देखिए कुछ प्रयोग किए गए हैं कि भाई आखिर चिंतन में प्रतिमाओं का क्या महत्व होता है। तो कुछ प्रयोगों से तो ये तो स्पष्ट हो गया कि चिंतन में प्रतिमाओं का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। प्रतिमा के अभाव में चिंतन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ इसके ठीक विपरीत परिणाम भी पाए गए हैं, जिसमें यह देखा गया कि चिंतन में प्रतिमा का कोई स्थान नहीं होता है। इस तरह के विचार को प्रतिमाहीन चिंतन की संज्ञा दी गई है। तो साथियों एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि प्रतिमाहीन चिंतन क्या होता है। प्रतिमाहीन चिंतन का मतलब है वह चिंतन जिसमें प्रतिमा का कोई स्थान नहीं होता है, उसको ही प्रतिमाहीन चिंतन कहते हैं। इसको भी आपको नोटबुक में नोट करके लिख लेना है। तो मित्रों ये तो थी मानसिक प्रतिमा जो आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं तर्कना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। साथियों तर्कना एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है। वास्तविक, तो नोट करके लिखना है, तर्कना एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है। साथियों व्यक्ति तर्कना के माध्यम से अपने चिंतन को क्रमबद्ध बनाता है तथा तर्क वितर्क के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचता है। मित्रों देखिए जैक्स ड्रेवर, नोट करके लिखना है ये परिभाषा। जैक्स ड्रेवर ने एक परिभाषा दी है कि तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें निष्कर्ष होता है अथवा सामान्य नियमों के आधार पर समस्या समाधान होता है। ये जैक्स ड्रेवर के द्वारा परिभाषा दी गई है, तो ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है। मित्रों समस्या समाधान के लिए चिंतन और तर्क की आवश्यकता होती है। देखिए आपको किसी भी चीज़ की समस्या का समाधान करना है तो वहाँ पर उसका समाधान करने के लिए एक तो आपको चिंतन की आवश्यकता पड़ेगी और एक आपको तर्क की आवश्यकता पड़ेगी। तर्क के लिए कल्पना की भी आवश्यकता होती है। आप किसी चीज़ का तर्क देते हो तो वहाँ पर कल्पना भी आवश्यक है। तर्क शक्ति का विकास कर्मशः होता है। ऐसा नहीं है कि तर्क शक्ति अचानक विकसित हो जाती है, धीरे धीरे ये विकसित होती है तथा इसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। सभी व्यक्तियों में तर्क शक्ति भी अलग अलग होती है। साथियों तर्क के कई सोपान होते हैं जो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। तो मित्रों 2-3 लाइनें यहाँ से बन जाती है। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, कैसे प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन सा असत्य कथन है, और यहाँ पर कोई सा भी एक कथन असत्य आपसे पूछा जाएगा और ये जो यहाँ लिखाए गए हैं ये तो सभी सत्य कथन है। साथियों पढ़ेंगे तर्कना के प्रकार। तर्कना के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं साथियों? तर्कना के 4। एक तर्कना होती है निगमनात्मक, एक होती है आगमनात्मक, एक होती है आपके सादृश्यवादी तर्कना। यहाँ पे मित्रों आपके आलोचनात्मक तर्कना। तो एक एक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बन चुका है यहाँ से रीट एग्जाम में प्रश्न। देखिए मित्रों सबसे पहले पढ़ने वाले हैं निगमनात्मक तर्कना। क्या होती है निगमनात्मक तर्कना? साथियों निगमनात्मक तर्कना वैसी तर्कना को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये आपको लिख लेना है नोटबुक में, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न आ चुका है, इसलिए आपको बिल्कुल भी यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है इन चीज़ों को। निगमनात्मक तर्कना का क्या मतलब निकला कि व्यक्ति के सामने जो पहले से जिस चीज़ को जानता है उन नियमों के आधार पर और तथ्यों के आधार पर यदि वो एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करेगा तो उसको ही निगमनात्मक तर्कना कहा जाता है। इस ढंग की तर्कना मानव एवं पशु दोनों के द्वारा ही की जाती है। नोट करके लिखिए मित्रों, निगमनात्मक तर्कना मानव के द्वारा भी की जाती है और पशु के द्वारा भी की जाती है। निगमनात्मक तर्कना इस तरह के न्याय वाक्यों के आधार पर निकाले गए परिणाम से स्पष्ट रूप से सम्मिलित होते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक उदाहरण दे रखा है निगमनात्मक तर्कना का कि यहाँ पर कथन है सभी मनुष्य मरणशील है और मोहन क्या है? एक मनुष्य है। तो यहाँ पर एक नया एक निष्कर्ष निकाला कि मोहन भी मरणशील है। दिए गए तथ्यों के आधार पर यहाँ पर एक नया निष्कर्ष निकाला गया, इसलिए इसको निगमनात्मक तर्कना कहा जाएगा। दूसरी पढ़ने वाले हैं मित्रों आगमनात्मक तर्कना, जो एग्ज़ाम में आ चुकी है।
देखिए आगमनात्मक तर्कना क्या होती है देखना है। अब जो मैं आपको कहूँ कि भाई यहाँ से लिखना है तो वो चीज़ें ज़रूर लिखें, क्योंकि ये आपको जो बुक्स आप पढ़ते हो उनमें मिलने वाली नहीं है और ये चीज़ें आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो देखिए आगमनात्मक तर्कना क्या होता है। वैसी तर्कना को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति दिए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्य को जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। जब तक व्यक्ति इन नए तथ्यों को अपनी ओर से उसमें नहीं जोड़ता, अर्थात इन तथ्यों का सृजन नहीं करता, समस्या का समाधान नहीं हो पाता। तो मित्रों देखिए जो निगमनात्मक तर्कना है उसमें क्या होता था कि जो तथ्य दिए गए थे उसके आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाता था, लेकिन आगमनात्मक तर्कना में जो तथ्य दिए होते हैं उनमें नए तथ्य व्यक्ति खुद की तरफ से भी जोड़ देता है और फिर उसके आधार पर समस्या का समाधान कर लेता है, नया निष्कर्ष निकाल करके। उसको ही कहोगे आप आगमनात्मक तर्कना। मतलब आगमनात्मक तर्कना में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के अलावा अपनी ओर से भी उसमें तथ्य एकत्रित करता है और उनके आधार पर एक नया निष्कर्ष निकालता है जिससे समस्या समाधान हो जाता है। तो साथियों यहाँ तक आपको लिख लेना है, यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए रुक के अनुसार, रुक ने एक परिभाषा दी है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगमनात्मक चिंतन में चिंतक अपनी कल्पना के आधार पर कुछ ऐसी चीज़ों को जोड़ता है जो प्रस्तुत आंकड़ों से सीधे ज्ञात कर लिए नहीं जा सकते। मतलब जो तथ्य दिए गए हैं उसके आधार पर आप नया निष्कर्ष निकाल लेते हो, वो तो निगमनात्मक। लेकिन जो तथ्य दिए गए हैं उसमें खुद की तरफ से भी नया तथ्य जोड़कर और फिर निष्कर्ष निकाले, वो कहलाता है आपके आगमनात्मक तर्कना। तीसरा पढ़ेंगे मित्रों तर्कना में आलोचनात्मक तर्कना। आलोचनात्मक तर्कना क्या होती है देखिए, इस प्रकार की तर्कना में व्यक्ति किसी वस्तु घटना के बारे में सोचते समय या किसी समस्या का समाधान करते समय प्रत्येक उपाय के गुण एवं दोष, इम्पोर्टेंट चीज़, गुण एवं दोष की परख कर लेता है। देखिए किसी भी समस्या का यदि आप समाधान करते हो और उसके गुणों को भी देखते हो, उसके दोषों को भी देखते हो और फिर निष्कर्ष निकालते हो, तो वो ही कहलाती है आलोचनात्मक तर्कना। वह प्रत्येक विचार की प्रभावशीलता को ठीक ढंग से जांच करके ही एक अंतिम निर्णय लेता है। दूसरों द्वारा किसी तथ्य या विचार को दिए जाने पर भी उसे वह हूबहू स्वीकार नहीं करता। उसके गुण दोष की परख के बाद ही वह किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो देखिए मित्रों जो आलोचनात्मक तर्कना है सीधा सा मतलब ये है कि दूसरों की बात न मानकर उसके गुणों को देखकर, उसके दोषों को देखकर फिर निष्कर्ष यदि निकाला जाए तो उसको ही आलोचनात्मक तर्कना कहा जाता है। जैसे देख लीजिए आप एक मोबाइल खरीदने गए, अब किसी ने कहा कि यार ये तो मोबाइल बड़ा ही ख़राब है, इसे मत ले। अब आपने उसकी बात न मानकर उस मोबाइल को चलाया, उसकी जो बेसिक सेटिंगें हैं, जो जो फीचर है, सभी चीज़ों को देखा, उसकी जो क्या क्या कमियां थी, सभी चीज़ को देख कर के आप निष्कर्ष पर पहुँचे कि हाँ ये मोबाइल सही है या नहीं है, तो उसको ही आप कहोगे आलोचनात्मक तर्कना। नेक्स्ट चौथी तर्कना का प्रकार पढ़ेंगे सादृश्यवादी तर्कना, जिसको कहा जाता है। मित्रों जो सादृश्यवादी तर्कना है, इस तरह की तर्कना में उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतक किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। किसके आधार पर, ये लिख लीजिए, उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतक किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, उसको ही सादृश्यवादी तर्कना कहते हैं। अभी आपके समझ में पूरा आने वाला है, आगे देखते हैं। जिसे मान लिया जाए शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछ रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप के समान एक वीरांगना कैसे थी। ये शिक्षक ने प्रश्न पूछा। इस समस्या के समाधान के लिए छात्र यह सोच सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से हार नहीं मानी थी और ठीक उसी तरह राणा प्रताप ने भी सम्राट अकबर से हार स्वीकार करना अपने मन के खिलाफ समझा था। सचमुच राणा प्रताप जैसे वीर पुरुष के समान ही रानी लक्ष्मीबाई भी एक मशहूर वीरांगना थी। इस तरह के चिंतन को ही सादृश्यवादी तर्कना कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मित्रों एक शब्द लिखा हुआ है उपमा। उपमा यहाँ पर देखिए जो इन्होंने उदाहरण दिया है महाराणा प्रताप का और महारानी लक्ष्मीबाई का। अब इन्होंने क्या कहा, रानी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप के समान वीरांगना कैसे थी।
तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की उपमा किसकी दी गई है? राणा प्रताप की। कि जैसे राणा प्रताप ने अकबर से हार नहीं मानी थी, उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों से हार नहीं मानी थी और दोनों ने ही उनके खिलाफ खूब युद्ध लड़े थे। तो मित्रों, अगर ऐसा किया जाता है तर्क वितर्क करते हुए, तो उसको कहा जाता है सादृश्यवादी तर्कना। मित्रों, नेक्स्ट टॉपिक डालना है आपको। तर्कना का टॉपिक पूरा हो चुका है। अब लिखना है आपको निर्णयन। निर्णयन का मतलब होता है निर्णय लेना। बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक का चुनाव करने के लिए जो निर्णय लेते हो, उसको ही निर्णयन कहा जाता है। मित्रों, इसमें क्या लिखना है, देखिए। निर्णयन एक तरह का समस्या समाधान व्यवहार होता है जिसमें व्यक्ति के सामने कई विकल्प होते हैं, उनमें से उसे किसी एक का चुनाव करना होता है, उसको ही कहा जाता है निर्णयन। जैसे आप 12th में पढ़ते हो, 12th के बाद में आपके सामने कई सारे विकल्प है, कई सारे। अब जैसे कि आप STC कर सकते हो, या आप BA कर सकते हो, या फिर आप अन्य कोई डिग्री कर सकते हो, कोई अन्य चीज़ कर सकते हो। बहुत सारे विकल्प हैं आपके सामने, उनमें से आपने किसी एक का चुनाव कर लिया, उसको ही कहा जाता है मित्रों निर्णयन, उसको ही कहते हैं। साथियों, इसके बारे में और पढ़ेंगे। देखिए, निर्णयन के संबंध में कुछ परिभाषा दी गई है। सेंट्रोक के द्वारा जो निर्णयन के संबंध में परिभाषा है, उसको देखते हैं। सेंट्रोक के अनुसार निर्णयन में विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है और उनमें से कुछ को चुन लिया जाता है। सभी चीज़ें को देखेंगे आप कि यार इसको चुने, इसको चुने, सभी का मूल्यांकन कर लिया आपने कि किसको चुनने पर फायदा है, उनमें से किसी एक का चुनाव आपने कर लिया, तो उसको ही आप निर्णयन कहोगे। ऐसा कहना किसका है? सेंट्रोक का है। तो ये परिभाषा भी आपको लिख लेना है। मित्रों, इसमें अगली परिभाषा है मॉर्गन, किंग, विस्प एवं स्कोपलर 1986 के अनुसार। इन्होंने भी निर्णयन की परिभाषा दी है। निर्णयन एक तरह का समस्या समाधान है जिसमें हम लोगों को कई विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से हम लोगों को चुनाव करना होता है, उसको ही कहा जाता है निर्णयन। ये किसका कथन है? मॉर्गन, किंग, विस्प एवं स्कोपलर के द्वारा ये कथन कहा गया है। मित्रों, समझ में आया होगा निर्णयन का मतलब क्या है। कई सारे विकल्प हैं और इनमें से किसी एक का चुनाव कर लिया, उसको ही आप कहोगे निर्णयन। आगे देखते हैं निर्णयन में। मित्रों, निगमनात्मक एवं आगमनात्मक तर्कना हमें निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। निर्णय लेने में हम ज्ञान एवं उपलब्धि साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, धारणा बनाते हैं, घटनाओं और वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं। कभी कभी निर्णय स्वचालित होते हैं और इसके लिए व्यक्ति की तरफ से किसी चेतन प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है तथा ये आदतवश हो जाते हैं। उदाहरण दिया है। उदाहरण के लिए लाल बत्ती देखने पर ब्रेक लगाना, किंतु उपन्यास या साहित्यिक पुस्तक के मूल्यांकन में आके पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों के संदर्भ की आवश्यकता होती है। इसे मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हो, अब सिग्नल आया वहाँ पर और अचानक लाल बत्ती जल गई, तो आप तुरंत वहाँ पे क्या करोगे? गाड़ी को रोक दोगे, ब्रेक लगा दोगे। तो ये भी मित्रों निर्णयन ही कहा जाएगा। लेकिन ये आपकी आदत में आ चुका है, इसलिए आप तुरंत ही बिना सोचे समझे निर्णय लेते हो। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपको किसी उपन्यास या साहित्यिक पुस्तक का मूल्यांकन करना है, तो फिर आपका जो पूर्व ज्ञान है और अनुभव है उसका आप वहाँ पर प्रयोग करोगे निर्णय लेने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है मित्रों समस्या समाधान। तो सभी को टॉपिक डालना है समस्या समाधान। तो सभी ने डाल लिया टॉपिक। समस्या समाधान के बारे में पढ़ेंगे साथियों, और इसकी अवस्थाओं के बारे में भी आज ही इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद आपके लिए 10 प्रश्न भी मैंने बनाए हैं, उनको भी जरूर करके जाना। मित्रों, समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। नोट करके लिख लीजिए, समस्या समाधान कैसा व्यवहार है? संज्ञानात्मक व्यवहार है। मित्रों, समस्या समाधान उस समय आवश्यक हो जाता है जब व्यक्ति किसी लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है परंतु लक्ष्य आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, तो उस समय समस्या समाधान करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आपको किसी लक्ष्य तक पहुंचना है लेकिन आप लक्ष्य तक आसानी से नहीं पहुंच पाते हो, तो वहां पर समस्या समाधान करना बहुत। मित्रों, जब लक्ष्य आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती है, तब समस्या समाधान का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे मान लीजिए आपको किसी कार्य को करना है और आपके सामने कोई आसानी से वो आप कार्य कर लेते हो,
तो समस्या समाधान का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जैसे यहाँ उदाहरण है, जैसे हम कुछ लिखना चाहते हैं परंतु कलम या पेंसिल उपलब्ध नहीं है तो यह व्यक्ति के लिए समस्या होगी, परंतु यदि उसके पास कलम उपलब्ध है तो कोई समस्या नहीं होगी। इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि समस्या समाधान एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ चीज़ें बाधा उत्पन्न करती है। तो नोट करके लिख लीजिए, समस्या समाधान का मतलब क्या निकलता है। समस्या समाधान एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ चीज़ें बाधा उत्पन्न करती है, उसको ही कहा जाता है समस्या समाधान। यहाँ पर उदाहरण इन्होंने दिया है कि आपको कुछ लिखना है, आपके पास पेन है, कॉपी है, तो फिर समस्या समाधान का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आपके पास कॉपी तो है लेकिन पेन नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में समस्या समाधान उत्पन्न हो जाता है मित्रों। नेक्स्ट, एक बेरान ने यहाँ पर परिभाषा दी है समस्या समाधान के संदर्भ में। समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने या उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है ताकि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या परिभाषा दी है बेरान ने, समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने या उनमें चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है ताकि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। तो मित्रों ये परिभाषा भी आपको लिखना है, एग्जाम में ये परिभाषा भी आपके साथ डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मैटलिन 1983 के अनुसार समस्या समाधान के 3 महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये भी आपको नोट करके लिखना है कि मैटलिन ने समस्या समाधान के कितने पहलू बताए हैं। 3 पहलू बताए हैं। पहला पहलू आता है मित्रों मौलिक अवस्था। टॉपिक डालना है आपको, मौलिक अवस्था क्या होती है। देखिए, मौलिक अवस्था से तात्पर्य उस अवस्था से होता है जो समस्या के सामने आने पर प्रारंभ में उत्पन्न होती है। देखिए मित्रों, मौलिक अवस्था का सीधा सा मतलब है कि जब सबसे पहले आपके सामने कोई समस्या आती है तो सबसे पहले जो अवस्था उत्पन्न होती है उसको ही मौलिक अवस्था कहते हैं। जिसे मान लीजिए आपको कहीं पर जाना है, ठीक है, तो ये आपके सामने एक समस्या है कि भाई मुझे वहाँ पर जाना है, तो ये भी एक समस्या हो गई, तो इसको ही कहा जाता है मौलिक अवस्था। दूसरी आती है इसकी लक्ष्य अवस्था। लक्ष्य अवस्था से तात्पर्य उस अवस्था से होता है जो लक्ष्य पर पहुंचने अर्थात समस्या समाधान होने के बाद उत्पन्न होती है। तो देखिए, आपने कहीं ये सोचा कि मुझे जैसे कहीं पर जाना है, अब आप वहां पर पहुंच जाते हो, अब वहां पर जाकर के आपको क्या करना है, तो ये कहलाती है आपके लक्ष्य अवस्था कि आप जहां पर जाना चाहते हो वहां पहुंचने के बाद में जो समस्या उत्पन्न होती है उसको ही लक्ष्य अवस्था कहते हैं। मित्रों, तीसरी अवस्था आती है नियम अवस्था। नियम अवस्था से तात्पर्य उन कार्यविधि से होता है जिसे व्यक्ति समस्या की मौलिक अवस्था से लक्ष्य अवस्था तक पहुंचने में अपनाता है। अब देखिए, आप यहाँ से कहीं पर जा रहे हो तो यहाँ से कहीं पर किस माध्यम से गए हैं उसको ही कहा जाता है नियम अवस्था। इन्होंने उदाहरण दिया है मित्रों, उस उदाहरण से आप आसानी से जो मौलिक अवस्था है, जो लक्ष्य अवस्था है और जो नियम अवस्था है इसको समझ सकते हो। जैसे मान लिया जाए कि आपको 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सब्जी लेने जाना है कि आप घर पर हो, सब्जी मंडी आपके घर से 3 किलोमीटर है, वहाँ पर आपको सब्जी लेने जाना है। इस उदाहरण में समस्या की मौलिक अवस्था यह चिंतन हो सकता है कि अभी हम 3 किलोमीटर उस स्थान से दूर है जहाँ हमें अभी पहुँचना है, परंतु जाने का कुछ भी साधन नहीं है हमारे पास। तो मित्रों, ये तो हुई मौलिक अवस्था कि आपको सब्जी लेने तो जाना है लेकिन आप जाओगे कैसे, आपके पास तो साधन ही नहीं है, तो ये तो कहलाएगी मौलिक अवस्था। क्लियर है सभी के। लक्ष्य अवस्था में यह हो सकता है कि हम आखिर सब्जी बाजार पहुंच गए। नियम में कई तरह की कार्यविधियां हो सकती है, जिसे पैदल चलकर आना, दूसरे की गाड़ी में लिफ्ट लेकर आना आदि। देखिए, मौलिक अवस्था में तो आप यूँ सोचोगे कि यार मैं वहाँ जाऊँगा कैसे। लक्ष्य अवस्था में आप वहाँ पर पहुँच गए कि मुझे सब्जी कौन सी लेनी है, कैसी लेनी है, किस तरीके से लेनी है, ये आपकी लक्ष्य अवस्था है। और जो नियम अवस्था है, आप सब्जी मंडी तक जिस माध्यम से जाते हो, पैदल जाते हो, गाड़ी से जाते हो, लिफ्ट लेकर जाते हो, वो आपका नियम अवस्था कहलाती है। साथियों, कुछ समस्याएं आसान होती है जिनका समाधान आसानी से हो जाता है, परंतु कुछ समस्या काफ़ी जटिल होती है जिनका समाधान आसानी से नहीं हो पाता है। फलतः इनके समाधान के लिए व्यक्ति को कुछ विशेष तरह के उपाय ढूंढना पड़ता है। तो मित्रों, अब इसके जो प्रश्न आते हैं जो आज हमने पढ़ा है उन प्रश्नों को देख लेते हैं।
10 प्रश्न हैं, जितने सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर जाए और ये बताएं कि प्रश्न कैसे लगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देख लेते हैं इसके MCQs को। साथियों, इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। 10 प्रश्न बनाए हैं जो आज हमने पढ़ा है। तो प्रश्न नंबर 1 आता है, सामान्यतः गत अनुभूतियों की कुछ विशेषताओं के पृथक्करण को कहा जाता है। मानसिक प्रतिमा, चिंतन, तर्कना या निर्णयन। तो राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा मानसिक प्रतिमा। प्रथम विकल्प आपका सही है। मित्रों देखिए, आपको कमेंट करके भी जाना है कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं यहाँ पर, और ये भी बताएं कि ये पेपर आपको कैसा लगा जो इस वीडियो के अंत में मैंने लिया है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों, मनोवैज्ञानिकों ने तर्कना के कितने प्रकार बताए हैं। 1, 2, 3, 4। तो साथियों राइट आंसर इसका आता है, मनोवैज्ञानिकों ने तर्कना के 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 4। चौथा विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, सभी मनुष्य मरणशील है, मोहन एक मनुष्य है, मोहन मरणशील है। यह किस प्रकार की तर्कना है? आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, सादृश्यवादी तर्कना और आलोचनात्मक तर्कना। तो साथियों राइट आंसर जो आता है वो रहेगा निगमनात्मक तर्कना, क्योंकि निगमनात्मक तर्क में हमने क्या पढ़ा है कि दिए गए तथ्यों के आधार पर नया निष्कर्ष निकाला जाता है। तो यहाँ पर दिए गए तथ्य क्या है कि सभी मनुष्य मरणशील है, मोहन एक मनुष्य है। इससे नया क्या निकला? मोहन मरणशील है। तो मित्रों यही निगमनात्मक तर्कना कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। चौथा प्रश्न है, एक तरह का समस्या समाधान व्यवहार जिसमें व्यक्ति के सामने कई सारे विकल्प होते हैं, जिनमें से उसे किसी एक का चुनाव करना होता है, वो क्या होता है? रूपग्राम, निर्णयन, तर्कना और चिंतन। तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा निर्णयन। निर्णयन का मतलब क्या होता है? निर्णय लेना, जिसमें समस्या समाधान व्यवहार होता है। आपके सामने कई सारे विकल्प है और उनमें से किसी एक का चुनाव कर लिया आपने, तो उसको ही निर्णयन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने या उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित है ताकि वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। यह कथन किसका है? बेरान, मैटलिन, सेंट्रोक और बोविनार। तो साथियों राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आता है, उपरोक्त कथन बेरान के द्वारा कहा गया है। आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखे हैं साथियों। छठा प्रश्न क्या है देखिए, वह अवस्था जो समस्या के सामने आने पर सबसे पहले उत्पन्न होती है कहलाती है लक्ष्य अवस्था, नियम अवस्था, मौलिक अवस्था और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसको कहा जाता है यहाँ पर मौलिक अवस्था। क्या कहा जाता है? मौलिक अवस्था, जो समस्या के सामने आने पर सबसे पहले उत्पन्न होती है या आरंभ होती है, जिसको ही मौलिक अवस्था के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, तर्कना का वह प्रकार जिसमें व्यक्ति उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए लक्ष्य तक पहुंचता है। आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, आलोचनात्मक तर्कना और सादृश्यवादी तर्कना। तो साथियों इसको कहा जाता है सादृश्यवादी तर्कना। देखिए मित्रों, हमने अच्छी तरह से इसको पढ़ा है कि सादृश्यवादी तर्कना क्या होती है। साथियों इसका आधार क्या होता है? उपमा इसका आधार होता है, मतलब किसी व्यक्ति को यहाँ उपमा दी जाती है। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 8, आगमनात्मक चिंतन में चिंतक अपने कल्पना के आधार पर कुछ ऐसी चीज़ों को जोड़ता है जो प्रस्तुत आंकड़ों से सीधे ज्ञात नहीं कर सकते। यह कथन किसका है? सेंट्रोक, रुक, जिग्बार्डो और उपयुक्त सभी। तो साथियों ये ऊपर जो कथन कहा गया है ये रुक के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? रुक के द्वारा। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों, असत्य कथन का चयन कीजिए। समस्या समाधान के लिए चिंतन और तर्क की आवश्यकता होती है, तर्क के लिए भी चिंतन की आवश्यकता होती है। तर्क शक्ति का विकास अचानक होता है और तर्क शक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। मित्रों राइट आंसर है, तर्क शक्ति का विकास अचानक होता है। ये कथन असत्य है, क्योंकि तर्क शक्ति का विकास अचानक न होकर क्रमिक रूप से होता है। साथियों
तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। मित्रों, अगर किसी प्रश्न पर संशय हो, खैर अभी पढ़ा है तो संशय होना नहीं चाहिए, फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे ताकि मैं आपको बता सकूं कि भाई इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा। आखिरी प्रश्न देखेंगे मित्रों, चिंतन निर्भर करता है पूर्व ज्ञान पर, तर्कना पर, निर्णयन पर और समस्या समाधान पर। तो साथियों, निर्भर करने की अगर बात करें चिंतन की, तो वो पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। व्यक्ति का जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर ही व्यक्ति चिंतन करता है किसी समस्या के बारे में। तो प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ये, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दिया करो और चैनल पर नए हैं तो हमसे ज़रूर जुड़े साथियों। यहाँ पर आपको साइकोलॉजी लगभग इतनी ज़्यादा पढ़ा दी गई है कि आपको कहीं और से साइकोलॉजी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ जीके के जो क्विज है, जीके का जो टेस्ट है, वो भी हम बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। रीड के बारे में जैसे ही एक निश्चित निर्णय आ जाता है, हम उसी तरह से आपकी तैयारी चालू कर देंगे। तो चैनल से ज़रूर जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में।